आज हम करेंगे क्लास 9th का विज्ञान विषय का 2020 मार्च का पेपर। आइए करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? If an object moves in circular path with uniform speed, its motion is called एक समान वृत्तीय गति। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का स्वेग क्या होगा? स्वेग क्या होता है? आपका होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, मास इनटू में वेलोसिटी, ये होता है आपका। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी। यानी व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट? मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? मास इनटू में वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो दैट आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स डैश से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी किसकी? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को हम अवश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। नेक्स्ट, त्वरण किसे कहते हैं? तो त्वरण क्या होता है? इसको बोलेंगे इंग्लिश में एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। यानी कि एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? इसको हम दिखाते हैं ए से दिखाते हैं। ए से दिखाते हैं। ये क्या होता है? अंतिम गति माइनस में आरंभिक गति बटे में टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे में टाइम। इसका जो मात्रक है, ये तो हो गया आपका सिंबल हो गया। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते क्यों? Why do you fall in forward direction when a moving bus breaks to a stop? तो ये कारण क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे आप बस के अंदर गति कर रहे हो, बस के अंदर है आप और बस चल रही है, अचानक बस वाला ब्रेक लगा देता है तो आप क्या होते हैं? गिर पड़ते हैं। कहाँ गिर पड़ते हैं? सामने की ओर गिर पड़ते हैं। कारण क्या है? इनर्शिया, जड़त्व के कारण। आपकी जो फुट है, आपके पैर है, बस के रुकने के साथ ही बस के साथ स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो गति में रहने का प्रयास करता है। आपको इंग्लिश में बताता हूँ। यू फॉल फॉरवर्ड बिकॉज व्हेन बस ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स योर फीट कम्स इनटू रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बस बट योर अपर पोर्शन ट्राई टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई यू फॉल फॉरवर्ड। That is your reason is inertia of motion. Next question. अब की बार क्या है? ये आपका पोर्शन डिलीट कर दिया गया है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, ये न्यूमेरिकल है, ये हम करेंगे आपका। तो देखिए हमारा क्या दिया गया है? किसी ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास वापस लौट आती है। तो ये किस वेग से ऊपर फेंकी गई? गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 4 सेकंड के पश्चात आपकी गेंद की स्थिति क्या है? तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें पता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी माना आपका जो आरंभिक, जो हम बात करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है आपका 7 जो है क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यानी आरंभिक गति को दिखाती है आपकी। मान ली आपको निकालना है अभी आपका, तो ये हमें पता नहीं कितनी हमें निकालनी है, मीटर पर सेकंड है। तो जो आपकी हम बात करते हैं, जब देखिए आपकी ऊपर फेंकते 6 गेंद 6 सेकंड के पश्चात फेंकने वाले के वापस लौट आती है। तो जो हमारा है फाइनल वेलोसिटी, अगर आपने बॉल को यहाँ से फेंका, ऊपर की तरफ फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं निकालनी कितनी। यहाँ पे जब अंतिम यहाँ पहुँचेगी, मैक्सिमम ऊंचाई पे जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। तो जो समय लगा जाने में और आने में ये हमेशा बराबर होता है। तो टोटल टाइम जो लगा 6 सेकंड लगा है। तो गेंद को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा आपका, यानी ऊंचाई तक, मैक्सिमम ऊंचाई तक,
ये आपका टाइम लगा इसको मैक्सिमम ऊंचाई तक 6/2 3 सेकेंड लगा। हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है जी की वैल्यू होती है ऊपरी तरफ जाती है, ये नेगेटिव होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हमें निकालना है पहला क्वेश्चन है आपका किसी वेग से ऊपर फेंकी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें पता है एक फार्मूला आता है v = u पल्स में at। फाइनल वेलोसिटी कितनी है अंतिम मैक्सिमम ऊंचाई पे कितनी है 0 है आपकी, ये इनिशियल वेलोसिटी में निकालनी है आपका। ये कितना आपका माइनस का 9.8 एक्सेलरेशन की वैल्यू है। टाइम कितना है आपका टाइम 3 है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे कितनी आ गई आपकी, ये आपकी 29.4 मीटर पर सेकंड आएगी, आपको निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखिए, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई यानी कि ये ऊंचाई निकालनी है सबसे ज़्यादा, क्या है ये डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊंचाई कितनी है मैक्सिमम ऊंचाई जो निकालनी है आपको। तो आपको एक फार्मूला और आता है, वो क्या आपका ऊंचाई वाला क्या है, डिस्टेंस वाला क्या फार्मूला आपका s ut पल्स हाफ at स्क्वेयर। अब u हमें पता है 29.4 अभी निकाला था आपने, टाइम कितना है 3 सेकेंड है, हाफ ये कितना 9.8 है, 3 का स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे ये लगभग आपकी कितनी आएगी करिए 88.2, ये आपका हो गया हाफ माइनस 9.8 ये 9, आप इसको हल करेंगे ये आ गया 88.2, इससे आप काटना चाहेंगे ये हो गया 4.9, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको हो गया आपका 44.1, यानी आपकी कितनी आ जाएगी आपकी टोटल इसको घटाएंगे आ जाएगा लगभग 44.1 मीटर। तो जो अधिकतम ऊंचाई है गेंद ने यहाँ से लेके यहाँ तक तय की कितनी है 44.1 है। अब नेक्स्ट लास्ट जो इसका हिस्सा 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति बतानी है आपको। तो देखिए वही बात है आपकी, जब यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे अगर आप बात करते हैं 4 मतलब गेंद की प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेंगे आप, तो आपका तीसरा केस है मान लो आपका हो गया 0, क्योंकि देखिए ना हमने क्या कहा है गेंद द्वारा पहुँची गई 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति, तो स्टार्टिंग में यहाँ गई आपकी तो वापस यहाँ से नीचे आएगी आपकी 3 सेकंड ऊपर जाने में, फिर वापस क्या नीचे आने में। तो हमारा जो लगेगा टाइम, जो हमारा टाइम कितना है भाई 3 तो जाने में लगता है, चौथा क्या आपका यहाँ तक आने में, यानी 1 सेकंड के अंदर जो आपका, तो जो टाइम हमारा कितना है ये आपका 1 सेकंड है। और जी कितना आप पॉजिटिव लें क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है। तो जो हमारा वैल्यू होगी, अब जैसे मान लीजिए इनिशियल हम मानते हैं वहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है इनिशियल यहाँ से मान लेते हैं 0 हो गई है, यहाँ नीचे तक आते वक्त तो क्या है 0, क्योंकि अब हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम ऊंचाई पे आरंभिक गति मान रहे हैं। ये कितनी मान ली हमने u मान लिया, आप इसको ui मान लीजिए, अलग सिंबल ले लीजिए। तो हमारा क्या हुआ आपका, अब रख दिए इसी फार्म में s हो गया ut पल्स हाफ at स्क्वायर, ये तो हो गया 0, ठीक है। टाइम कितना 1 सेकेंड है, हाफ 9.8 टाइम 1 का स्क्वायर है, आप इसको करेंगे कितना आ गया 4.9 मीटर। तो देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो ऊंचाई तय की है होती 44.1 और यहाँ से नीचे आने कितना हो गया आपका, यानी देखिए यहाँ से यहाँ आने में ये आपकी कितनी होगी 4.9 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी आपकी, तो स्थिति क्या गेंद की स्थिति जो आएगी, गेंद की जो स्थिति होगी ऊंचाई होगी वो कितनी होंगी आपकी 44.1 माइनस में 4.9 39.2 मीटर होगी। अब अगर आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाईसाइकिल। तो देखिए जब हम चलाते हैं तो क्या होती है, पेशीय ऊर्जा क्या होती है गतिज ऊर्जा में बदलती है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ आपकी पेशीय ऊर्जा किस में बदलती है, आपकी गतिज ऊर्जा में बदलती है, गतिज ऊर्जा में बदलती है। मस्कुलर एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। ऊर्जा का संरक्षण नियम लिखिए, 2 मार्क्स में ये पूछा गया है, बड़ा आसान सा है। कुल ऊर्जा क्या रहती है हमेशा आपकी स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसी को ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। या कहते हैं ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसका बस क्या एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। नेक्स्ट इज स्थिर ऊर्जा क्या है? स्थिर ऊर्जा के दो उदाहरण दीजिए। तो क्या है आपकी, क्या है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण समाहित ऊर्जा को हम स्थिर ऊर्जा बोलते हैं। इसका सूत्र होता है mgh होता है। तो आपका क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। फार्मूला क्या है इसका? mgh है। और आपका इसका एग्जांपल देना है। तो एग्जांपल क्या है? बांध में संचित जल की ऊर्जा, तने हुए धनुष की ऊर्जा, यानी आपका जो वाटर स्टोर है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म होती है। जो आपका एरो होता है, खिंचा हुआ एरो, वो क्या होता है उस टाइम जब वो खिंचा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं, उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। नेक्स्ट है शक्ति किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज़ द पावर एंड इट्स एसआई यूनिट। तो हमारा जो आपका पावर है, पावर यानी शक्ति, ये कौन सा चैप्टर है आपका? कार्य ऊर्जा वाला है। तो क्या होगा? कार्य बटे में समय, मीन्स क्या है? वर्क बाय टाइम। तो जो इसकी यूनिट होती है पावर की, इसको इंग्लिश में लिखे पावर, ये होती है हमारे एसआई यूनिट होती है इसकी, वाट होती है, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 200 न्यूटन है, एक रस्से पर 4 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। इस कार्य को पूरा करने में एक लड़की ए 10 सेकंड का समय लेती है, जबकि लड़की बी 30 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 200 न्यूटन्स क्लाइंब अप ए रोप थ्रू ए हाइट ऑफ 4 मीटर। गर्ल ए टेक्स 10 सेकंड while B takes 30 सेकंड। To accomplish this task, what is the power expended by each girl? हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, इसके अंदर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम लड़की ए का निकाल लेते हैं। तो देखिए जो हमारा है, पहले क्या कर लेते हैं, जो आपकी ए है, ये ए गर्ल है या लड़की है, इसके द्वारा क्या निकालेंगे? पावर यानी कि शक्ति निकाल लेंगे। तो जो इस लड़की ए का जो भार होगा, यानी ए का जो भार यानी कि वेट होगा, द वेट ऑफ गर्ल ए, वो क्या होगा आपका? mg होगा। और mg कितना हो गया आपका? यानी 200 न्यूटन आपको दिया गया है। और जो आपका विस्थापन यानी कि केवल डिस्प्लेसमेंट वो कितना दिया गया है? 4 मीटर दिया गया है। और जो टाइम दिया गया है, टाइम यानी कि समय दिया गया है, वो आपको दिया गया है कितना? 10 सेकंड दिया गया है। तो देखिए हमें पता भी, ये निकाला भी आपने, तो निकालने क्या? पावर निकालनी। तो पावर क्या हो गया? हमें पता है जो कार्य होता है यानी वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य गुना में या आपका बल गुना में विस्थापन होता है बटे में टाइम। तो F कितना है? mg और S यानी mgs बाई टी। तो mg है 200 न्यूटन, जो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना है? 4, और टाइम कितना आपका? 10 सेकेंड। कितना आ जाएगा? आप काटेंगे इसको, ये आपका हो गया 80 वाट आ गया। अब सेकंड क्या? बी के लिए निकालेंगे। तो जो बी का भार है यानी वेट है, mg है, वो कितना है आपका? ये भी 200 न्यूटन दिया गया है। और हमारा जो इसके अंदर विस्थापन यानी कि ऊंचाई है, डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम बात करें जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऊंचाई है, ऊंचाई कह ले, विस्थापन कह ले, इसको लेके गए हम, विस्थापन ऊंचाई कह ले, ये कितना है आपका? ये दिया हुआ आपको 4 मीटर दिया गया है। अब हमारा जो है, अब आपके अंदर जो टाइम दिया गया है, इसके अंदर टाइम यानी समय दिया गया है, जो बी गर्ल है वो कितना है? 30 सेकेंड है। पावर क्या है अभी आपको बताइए, मतलब पावर P1 थी तो P2 होगी है, सेम हुआ आपका। तो 200 न्यूटन इनटू में कितना है आपका? ये 4 हो गया है, बाई में टाइम कितना है? 30 है। आप इसको काटते हैं, कितना आ गया आपका? 800 बाई में 30, यानी कि आपका लगभग आएगा ये 26.6 आ गया वाट। हमें बताना क्या था कि किसकी जो है शक्ति जो व्यय हुई है, वेस्ट हुई है, ज़्यादा है। तो हमें दिखाई दे रहा है क्या है? ए की क्या पावर, जो पावर है
ए की ज़्यादा किससे, पावर ऑफ बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए केमिस्ट्री के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके। भार का एसआई मात्रक है, यानी एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या होती है आपको पता है, आपकी क्या होती है, आपकी एसआई यूनिट आपकी होती है न्यूटन होती है, न्यूटन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन जो आपका, इसका नंबर कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो पहले ऑर्बिट के अंदर कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, 2, नेक्स्ट में 8 और लास्ट में 7। तो राइट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी आपकी, बी। अगला है नेक्स्ट, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। तो देखिए ये आपका पोर्शन जो है आपकी बार हट गया है आपका, तो ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक या भौतिक है। तो देखिए यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल और फिजिकल चेंजेस। खाना पकाना ये कैसा होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक यानी कि क्या बोलते हैं इसको, केमिकल। मक्खन का एक बर्तन में पिघल जाना ये क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक क्या होता है आपका, फिजिकल। यानी मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन नोन एज फिजिकल चेंज है आपका। नेक्स्ट है जल का उबल कर वाष्प बनना, तो ये क्या होता है आपका, ये भी भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसका क्या अवस्था बदलती है, उसके केमिकल कोई चेंज नहीं होता है। यानी बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम क्या है ऐसा आपका, ये आपका फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है लकड़ी और कागज़ का जलना, ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक यानी कैसा है आपका, केमिकल। नेक्स्ट है विलेन क्या है, विलेन के गुण लिखिए। तो देखिए आपका जो विलेन है आपका, ये होता क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है आपका, विलेन कहलाता है। इसने क्या पूछा आपसे, विलेन के गुण भी पूछे हैं। तो हम बता सकते हैं विलेन कैसा है, एक समांगी मिश्रण है। विलेन के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लगभग 1 mm से भी छोटे होते हैं। इसे इन कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता। अब मान लो देखिए, अगर इसी को हम करते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन, राइट इट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसा है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ए सॉल्यूशन इज स्टेबल, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, वेरी स्मॉल होता है। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस। तो ये आपका क्या था, विलेन यानी कि सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए द्रव्यमान संख्या, इसको बोलते हैं मास नंबर। तो जैसे मान लीजिए सोडियम है आपका, ये नीचे वाला क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ये क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, किसी भी एटम यानी कि परमाणु के, और ये नाभिक है, बीचों बीच नाभिक है, ये नाभिक है, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन की संख्या का जो जोड़ होता है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। यानी सम ऑफ प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, इसको बोलते हैं हम मास नंबर या एटॉमिक मास। नाउ आइसोबार यानी समभारिक। तो समभारिक क्या होता है, वे भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु होते हैं जिसकी परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। यानी आपका समभारिक, समान है भार जिसका, जैसे आपका कैल्शियम होता है, मान लीजिए इसका मान लो परमाणु क्रम 20, ये 40, आर्गोन ले लेते हैं 18, 40। यानी देखिए मैं लिख दूँगा दोबारा, कैल्शियम 20, 40, ऐसे आर्गोन है आपका 18, 40। यू कैन सी हियर, देखिए सकते हैं
परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन आपका एटॉमिक मास यानी कि क्या है, आपका परमाणु द्रव्यमान समान है। यानी क्या होता है, समभारिक किसी भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिनका, ये भिन्न भिन्न है, देखिए आपका परमाणु संख्या समान है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है। यानी क्या होता है आपका, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम बताने हैं। यानी इसका क्या नाम है, के होता पोटेशियम, ये पार्ट को बोलते हैं सल्फेट। तो नाम क्या हो गया इसका, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम क्या होता है आपका, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यानी कि कैलकुलेट दी मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका मोलिकुलर मास निकालना है। यानी देखिए आपका क्या, HNO3। तो हमें क्या निकालना है, इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। जो हाइड्रोजन होता है इसको अलग अलग कर लीजिए। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है। जो आपका नाइट्रोजन होता है इसका कितना होता है, 14 होता है। जो आपका ऑक्सीजन होता है इसका कितना होता है, 16 होता है। तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, नाइट्रोजन कितना 1 है, और ऑक्सीजन कितने 3 है, यानी 3 × 16। तो कितना हो गया आपका 114 + 16 = 48। टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका इसका 63। तो क्या होगा इसका आणविक द्रव्यमान कही है, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे आप, मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड 63 G। यह आपका होगा इसका मोलिकुलर मास यानी आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्या आपका, व्हाट डू यू मीन बाई मोल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 मोल। आपको इसके बारे में बताना है। तो मोल क्या है, किसी स्पीसीज़ के 1 मोल से अर्थ उस स्पीसीज़ की उतनी मात्रा से है जो ग्राम में उसके परमाणु आणविक द्रव्यमान के बराबर हो। और 1 मोल में कितना होता है, 6.022। यानी अगर हम बात करें 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, हम लिख सकते, डायरेक्ट लिख देना है, कण उपस्थित होते हैं। यानी पार्टिकल कह लीजिए। पार्टिकल मीन्स क्या, अगर मान लो वो आपका अणु है तो अणु कह देंगे, अगर मान परमाणु तो परमाणु कह देंगे, यानी एटम या मॉलिक्यूल्स। अगला है आपका, निश्चित अनुपात का, देखिए निश्चित अनुपात का नियम लिखिए। मीन्स आपको लिखना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो क्या है ये आपका, किसी रासायनिक यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे आपका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जल होता है। तो जल के अंदर जो देखिए आपके 2 क्या हाइड्रोजन के और 1 क्या है आपका ऑक्सीजन का आपका परमाणु है। तो 2 हो गए मास हाइड्रोजन के और 16 हो गए ऑक्सीजन के। तो कितना हो गया 1:8। यानी आपका यौगिक जल है जो उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमेशा 1:8 होता है। स्रोत जल का चाहे कोई भी ले ले आप। अगर हम बात करें तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट दैट इन ए केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट in definite proportion by mass. For example, you can take example of water in which 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atoms. Always you will get ratio 1:8, whatever be the source of water. Now next question, 40 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 40 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए।
यानी कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम। बड़ा आसान सा देखिए बताता हूँ आपको। हीलियम का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 2, ये होता है मास। तो 4 ग्राम, ऐसे ग्राम, बड़ा आसान सा, 4 ग्राम ऑफ हीलियम किसके बराबर है? 1 मोल के इक्वल है। 1 ग्राम ऑफ हीलियम कितना है? 1/4 है। निकालना कितना देखिए आपको, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम ऑफ हीलियम कितना होगा आपका? 1/4 इंटू में 40 यानी 10 मोल, यानी कितने होंगे? 10 मोल आपको मिलेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका आयन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो परमाणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागने ग्रहण करने से परमाणु आवेशित हो जाते हैं। इन आवेशित कणों को हम कहते हैं आयन कहते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम ले लेते हैं आपका, यहाँ ले लेता हूँ सोडियम है, जैसे मान लो, तो ये कितना होगा आपका? अगर इसको आयन की फॉर्म लिखेंगे तो ये पल्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, निकल जाएगा। यानी अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ आपको आयन, तो आयन क्या है? दी चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। ए नेगेटिव चार्ज आयन भी नोन एज, ए नेगेटिव चार्ज आयन को बोलते हैं हम एनायन। हिंदी में बोले ऋणात्मक आयन। जैसे फॉर एग्जांपल कौन से है आप ले सकते हैं, क्लोरीन है आपका, OH है। और जो आपके पॉजिटिव वाले होते हैं उनको बोलते हैं कैटायन। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। धनात्मक आयन जो बनेंगे इसको, जैसे सोडियम, आपका एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी सेक्शन, जीव विज्ञान सेक्शन। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो कौन सी हमारी? कोशिका है। द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। मेंढक का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो जो मेंढक का हृदय होता है, यानी कि आपका हाउ मैनी हार्ट चैम्बर्स फ्रॉग हैव? 3 चैम्बर होता है। विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं? विच डिसीज कॉज्ड बाई वायरसेस? तुम्हारा आंसर क्या आएगा आपका? देखिए, खांसी जुकाम, डेंगू बुखार, इन्फ्लुएंजा मीन्स कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये ऑल ऑफ दिस आपके वायरस से होने वाले आपके डिसीजेज हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? स्थलमंडल कहते हैं, यानी कि लिथोस्फीयर कहते हैं। किसी स्रोत से मछलियाँ प्राप्त होती, किस स्रोत से मछलियाँ प्राप्त होती है? विच रिसोर्सेज फिश में बी ऑब्टेन? तो कौन सी है? हमारा दोनों आ जाइए, मान ली पहले वाला भी है, ए और बी दोनों है। हालांकि ये पोर्शन क्या आपका डिलीट हो गया है, इस अब की बार ये सिलेबस में नहीं है। अगला है आपका, 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? इसको बोलते अंतरा फसलीकरण कहते हैं। ग्रोविंग 2 or more crops in definite row pattern is known as इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर, कौन से है आपके? ये जिंक होता है। ये पोर्शन भी आपका क्या डिलीटेड है आपका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 2 अंतर, ये पोर्शन भी अब की बार क्या आपका डिलीट कर दिया गया। टॉपिक है आपका ये। बाकी आपके क्या है, बड़े वाले क्वेश्चन हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। आप एक और कर लेते हैं, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल की व्याख्या करनी चाहिए,
विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, हाथ साफ सुथरे रखने चाहिए। कोई विद्यार्थी रोग से ग्रस्त हो जाए तो अन्य विद्यार्थियों के साथ उठने बैठने खेलने पर उसकी रोक लगानी चाहिए, उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को क्या ढक कर रखना चाहिए, यानी हमारा क्या था, व्हाट प्रिकॉशन कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, educating students about cause of infection, time to time vaccination of student against common infectious disease। अगला कार्बन चक्र आपको बना लेना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, जल, स्थलचर और सरीसृप में 4 अंतर लिखिए। राइट द 4 डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो आपको पता है, देखिए इनके बीच में आपको क्या, कोई भी आपको 4 बताने हैं, अंतर बताने हैं। ये आपका 7th चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो जो हम बात करते हैं जल, स्थलचर, ये जंतु क्या पानी और स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनकी त्वचा पे क्या होती है, सलक रहित होती है। इनमें श्वसन किससे होता है, क्लोम से, फेफड़ों से, त्वचा द्वारा होते हैं। इनका हृदय कितने कक्ष का होता है, त्रिकक्षीय होता है। जबकि जो आपके सरीसृप वाले हैं, ये जंतु क्या स्थल पे रहने में सक्षम है। इनकी त्वचा पे क्या श्लेष्म ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है, त्वचा पर सलक पाए जाते हैं। ये जो श्वसन करते हैं फेफड़ों के द्वारा करते हैं। इनका भी हृदय क्या होता है, त्रिकक्षीय होता है। अब मैं आपको अगर इंग्लिश में बताऊं तो जो एम्फीबियंस है ये क्या होते हैं, देयर स्किन इज ग्लैंडुलर एंड स्मूथ, दे डोंट हैव स्केल्स, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल्स, देयर एग्स हैव ए सॉफ्ट कवरिंग। और रेप्टाइल्स प्रॉपर्टी, देयर स्किन इज नॉन ग्लैंडुलर, they have scales, fertilization is internal, their eggs have a hard covering। तो ये आपका था टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसके अंदर हम बात करेंगे जाइलम के संघटक कौन कौन से है, 1 मार्क से ले लेते हैं। व्हाट आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ जाइलम, तो कौन से है जाइलम के संघटक, कौन से होते हैं, वाहिका, और कौन सा इसका वाहिका आपका जाइलम पैरेन्काइमा होती है, वाहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा। संगठन नाम बताने बस खाली आपको, और जाइलम तंतु, जाइलम तंतु, ये इसके जाइलम के संगठन है। यानी कंस्टिट्यूएंट क्या, अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ आपको तो कौन कौन से आपके इसके अंदर जो आपके ट्रैकिड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स होते हैं। मैं लिख देता हूँ आपका ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसके जो मेन आपके 1 नंबर वाले लेते हैं अभी आपके। अगले जो क्वेश्चन आपके रंध्र के 2 कार्य, यानी कि आपके क्या है, राइट टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। आपको पता है स्टोमेटा क्या होता है, आपको रंध्र जो है स्टोमेटा होता है, ये क्या श्वसन के लिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान करता है। जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है इन रंध्रों के द्वारा बाहर होती है। तो फंक्शन स्टोमेटा क्या है हमारे, अगर मैं इंग्लिश में बताता हूँ आपको, व्हाट इज आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, एक्सचेंजिंग गैसेज विद एटमॉस्फेयर, ट्रांसपिरेशन आल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये आपको डायग्राम बनाना है, किसका, न्यूरॉन्स का बनाना है, तो न्यूरॉन तंत्रिका का बनाना है। तो ये आपका था मेन कुछ क्वेश्चन थे पेपर के, इसको पूरा हल करके इसके ऊपर दिखाना आसान नहीं है। हमने 1 नंबर के क्वेश्चन का और कुछ न्यूमेरिकल्स का और कुछ जो क्वेश्चन बताए जा सकते थे मैंने आपको बताया। तो ये है आपका, इसके लिए आपको इसको याद कर लेना है, आपके आने वाले पेपर के लिए बड़ा ये लाभदायक है।